नमस्कार किसान भाइयों। आज किसान भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कंदों के विकास को लेकर के और कंदों के निर्माण को लेकर के आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं। किसान भाइयों की मांग पर ये वीडियो है और हालांकि बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक भी मिल जाएगा। रोगों से संबंधित, माइक्रोन्यूट्रिएंट से संबंधित, पीजीआर से संबंधित सारे वीडियो उपलब्ध हैं। फिर भी आपकी मांग रहती है कि नया और मौसम को देखते हुए समय के अनुसार वीडियो देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो 40 दिन से लेकर के 60 दिन का समय होता है आलू के अंदर, उसमें बहुत तेजी से ट्यूबर्स का निर्माण भी होता है, साथ साथ ट्यूबर्स का विकास भी होता है। तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे अच्छा तो निर्माण हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबर्स बने और उनका विकास जो होता है वो इस तरीके से हो कि न तो वो ट्यूबर्स टेढ़े मेढ़े हो, न उनमें कोई रोग आए और उनकी गुणवत्ता के साथ साथ उनकी जो उत्पादन में है आपके में वृद्धि हो। उसके लिए कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो विशेष करके स्किप न करें और बड़े आराम से देखें। आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं कि इस समय आलू के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। हालांकि मुख्य रूप से जो पोषक तत्व हैं वो आपको बेसल डोज में ही आप उनकी पूर्ति कर देते हो, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन की आवश्यकता जर्मिनेशन से लेकर के 45 दिन तक बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद अगर आवश्यकता पत्तों में कभी कमी आती है तो आवश्यक होता है, तब हम उसकी पूर्ति करते हैं विभिन्न तरीकों से। तो कैसे करनी चाहिए उसकी भी। और इस समय किसान भाइयों अब सर्दियां बढ़ेंगी, कोहरा भी बढ़ेगा तो बीमारियों का भी प्रकोप होगा। तो हम क्या क्या सावधानी रखें उस चीज को भी लेके चलेंगे। तो इस समय दोनों ही क्रियाओं के लिए जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता, सिंचाई प्रबंधन जिससे कि कंदों का विकास बेहतर तरीके से हो, उसमें किसी प्रकार की विकृति न हो, उसके लिए सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण जो है फैक्टर है। रोगों से बचाना है। इस समय जैसे जैसे कंदों के तेजी से विकास होता है, कंद बहुत ज्यादा बनते हैं, तो रोगों का भी आक्रमण तेजी से इस समय होता है। तो उनसे भी हमें फसल को बचाए रखना है, ठंड के प्रकोप से भी बचाना है, क्योंकि पाले पड़ने जैसी समस्या भी 40 से 60 दिन पर ही होती है। तो इसको भी हमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में लेना चाहिए। तो हमें कैसे किस तरह से फसल की सुरक्षा करनी है और फसल की गुणवत्ता बढ़ानी है और उत्पादन भी हमें अच्छा लेना है। क्योंकि किसान भाइयों और सब बात जो है वो गौड़ है, मुख्य बात जो है उन पर ही हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं किसान भाइयों पोषक तत्वों का प्रबंधन। क्योंकि इस समय किसान भाइयों पहली हम यूरिया या नाइट्रोजन की पूर्ति 35 दिन के आसपास हम कर चुके होते हैं। उसके बाद 40 से 45 दिन तक दूसरा यानी कि आखिरी नाइट्रोजन के रूप में आखिरी यूरिया दिया जाता है। तो इस समय किसान भाइयों दूसरी और एक और महत्वपूर्ण चीज में बात 40 से चूंकि 60 दिन की कर रहा हूं, तो अगर आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है तो वो केवल 40 से 45 दिन तक आखिरी नाइट्रोजन को आपको दे करके इतिश्री कर देनी, यानी कि आप उसके बाद नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि पूरी तरह से पौधे का विकास 45 दिन तक हो जाना चाहिए। उसके बाद ही बेहतर कंदों का निर्माण और विकास संभव है। तो किसान भाइयों इस समय जो 45 दिन के बाद या 50 से 60 दिन पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसमें फास्फोरस और आपका पोटेशियम होता है। फास्फोरस आप बेसल डोज में भी देते हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे किसान भाई बेसल डोज में देते हैं। कुछ गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों के कारण कुछ पोषक तत्वों का प्रभावहीन होना भी संभव है किसान भाइयों, जिसकी वजह से आपकी फसल में बहुत सारे किसान भाइयों क्वेश्चन भी है कि परपरा रोग कुछ वैसा साइंटिफिक कोई टर्म नहीं है, लेकिन पत्तियों में रोगों कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण कुछ चीजें ऐसी झलकती हैं, जैसे पत्तियों का किनारों का मुड़ना, जलना किनारों का और उन पर लाल या भूरे रंग के धब्बे पड़ना, ये सब चीजें तो पर्पल कलर की जो पत्तियां हो जाती हैं उसको नॉर्मल सामान्य भाषा में किसान भाई परपरा रोग कहते हैं। तो वो स्पेशली जो है अगर पत्ती आपकी मुड़ रही है तो उसमें जिंक की कमी है, और किनारों से जल रही है तो कैल्शियम की कमी है, और अगर किसान भाइयों पीली पड़ रही है या थोड़ा सा पर्पल कलर का रंग उनके छींटे आ रहे हैं तो पोटेशियम की कमी है। ये 3 चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो परपरा रोग के बारे में एक हमने वीडियो दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको और स्पेशल रूप से देख लें तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब किसान भाइयों यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण आपको नाइट्रोजन की पूर्ति आप कर ही देते हैं, तो यहाँ पर फेंक कर हम दें तो 45-50 दिन से लेकर के 60 दिन के बीच में एक बार पोटेशियम 15 से 18 किलो
म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में भी दिया जा सकता है। ये जड़ों के पास ही देना चाहिए, यथासंभव कोशिश करनी चाहिए डालियों में न रहे और पत्तों पर भी न चिपका रहे, तो जड़ों के पास दें। इस तरह की सावधानी से आप व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे की फॉर्म में देना चाहते हो तो एनपीके 05234 1 से 1.5 किलो, इसमें 150 से 200 ग्राम बोरोन मिला करके स्प्रे भी इस समय किया जा सकता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इन पोषक तत्वों का प्रयोग इस समय जरूर करें। एक बार और किसान भाइयों, अगर पौधे की पर्याप्त वृद्धि, ऐसा लग रहा है आपको कि थोड़ा सा वृद्धि की और आवश्यकता है, तो यहां पर चूंकि हमने बेसल डोज में फास्फोरस तो दिया ही हुआ होता है, तो फास्फोरस को गैप कर दें, फास्फोरस की आवश्यकता कम रहेगी। ऐसे में तो आप एनपीके 13045 1 से 1.5 किलो उसको भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि आपकी फसल की स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से निर्णय लेना है कि आपको एनपीके 05234 देना है अथवा एनपीके 13045 देना है। आप मैं समझता हूँ यही बेहतर तरीका है। ऐसे नहीं है कि हम भेड़ चाल में चलें और जो पड़ोसी दे रहा है उसके हिसाब से नहीं, हमें अपनी फसल की स्थिति के हिसाब से पोषक तत्वों का निर्धारण करना है। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की। इस समय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बेहद जरूरत होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ लोग बेसल डोज में भी दे देते हैं, कुछ लोग 30 से 35 दिन पर देते हैं, तो विशेष जरूरत होती है 40 से 60 दिन पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो हमें सामान्य तौर पर हमें 2 बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कभी कभी समय की अनुपलब्धता, संसाधनों की कमी या बीमारियों का प्रकोप, इन सब समस्याओं के कारण हम नहीं दे पाते हैं। तो कम से कम 1 बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो इस समय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो बोरॉन, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, इन विशेषकर कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो हमने अगर एसएसपी दिया है बेसल डोज में, तो यहाँ पर कैल्शियम की अभी आपको आवश्यकता नहीं है, इसके बाद हम कैल्शियम की बात करेंगे। अगर आपने वहाँ एसएसपी नहीं दिया या कैल्शियम की कोई डोज नहीं दी है, तो यहाँ पर आपको कुछ समय बाद कैल्शियम क्लोराइड को स्प्रे के रूप में लेना चाहिए। अब हम बात करें किसान में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे देने हैं आपको। बहुत सारी कंपनियां माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉम्बिनेशन के रूप में देती है, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को दिया है तो जो परपरा रोग वाली समस्या है उसका भी निदान आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट से ही होने वाला है। बस विशेष तौर पे ध्यान ये देखना है किसी भी फंगस का या बैक्टीरिया का प्रकोप फसल पर न हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप बेधड़क माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर दीजिए। कोई परपरा अरपरा रोग या किसी प्रकार की आपको डेफिशिएंसी पत्तियों के द्वारा शो नहीं होगी। विशेष करके पत्तियां किसकी जरूरत है वो स्वयं बता देती हैं, जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं कि पत्तियां स्वयं बताती हैं कि उन्हें किसकी आवश्यकता है। अब किसान भाइयों, हम बात करें कि किस तरह से आपको इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करनी है, तो हम आपको बताएंगे कि 40 से 45 दिन पर एक तरीका है कि जब आप आखिरी यूरिया का यानी नाइट्रोजन को के रूप में यूरिया का फेंक करके या छिड़काव विधि से देते हैं, उसी में आप 8 से 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 4 से 5 किलो फेरस सल्फेट, 1 से 2 किलो मैग्नीज सल्फेट, और अगर आपने जिंक नहीं दिया है इससे पूर्व में तो आप जो है 3 से 4 किलो जिंक सल्फेट का भी प्रयोग, 5 किलो तक आप जिंक सल्फेट का प्रयोग, 33% मोनोजिंक आती है उसका भी प्रयोग आप इसके साथ कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है किसान भाइयों कि यहाँ सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम सल्फेट की फॉर्म में दे रहे हैं, तो न कोई नाइट्रेट्स का कॉम्बिनेशन आपको इसके साथ लेना है, न कोई फास्फेट का कॉम्बिनेशन इसके साथ लेना है। यह विशेष सावधानी वाली बात है। इसके अलावा किसान भाइयों, इसको हम 40 से 45 दिन पर इसकी पूर्ति कर देंगे यूरिया के साथ में। उसके बाद हमारा जो मुख्य काम होता है वो है किसान भाइयों मिट्टी को चढ़ाना, क्योंकि ये एक बार जरूर आपको करना चाहिए। तो इस बार आप जो है ये आखिरी समय है जब आप मिट्टी चढ़ा सकते हो। उसके बाद आपकी जो वेजिटेशन पार्ट है उसकी भी बढ़वार इतनी हो जाती है कि मिट्टी चढ़ाना संभव नहीं होता है। तो एक यूरिया को फेंक करके देने के बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या यूरिया जो भी आपने दिया है उसमें, इसके अलावा किसान भाइयों एक चीज और रह गई, इसमें आपको ह्यूमिक एसिड विद फॉल्विक एसिड 98% आता है, उसको भी आप दे दें, क्योंकि उससे फसल की चमक बढ़ेगी। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टेक करने की या लेने की जो क्षमता है, जड़ों का विकास होता है इससे अच्छा, उसको जड़ों के द्वारा लेने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। तो इसको भी आप साथ में ले सकते हैं। तो इसको फेंकने के बाद आप तुरंत मिट्टी चढ़ाने का काम करेंगे और उसके मिट्टी चढ़ाने के 2 से 3 दिन के बाद हल्की सिंचाई करेंगे। सिंचाई का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है आलू की फसल में। सिंचाई
पहली सिंचाई जब आपने की होगी या दूसरी आपने पहली दूसरी कर दी होगी वो हल्की हल्की की होगी, इस बार थोड़ी सी उससे बढ़ाकर करनी है। विशेष ध्यान ये रखना है कि पानी कभी भी जो आपके बेड बने हुए हैं उसके टिप तक ना पहुंचे, उससे 3-4 अंगुल नीचे ही रखना है उसको, आपको 4 इंची 3 इंची नीचे रखना है। केवल उसकी जो नमी है वो टिप से 1-2 इंची नीचे ही रहनी चाहिए। जहां तक जड़ों का विकास होता है, जहां तक आपके जो ट्यूबर्स का बनना होता है, वो इस एरिया जो है ऊपर जो है हवा के आदान प्रदान के लिए उस पर पानी अगर आ जाता है तो फिर रोगों का, झड़गलन का और जो है ट्यूबर्स का कठोर मिट्टी होने की वजह से छोटा साइज रहने का जो है डर या खतरा बना रहता है। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। अब किसान भाइयों एक बात और, 45-50 दिन के आसपास हो सकता है कुछ खरपतवार का भी जो है प्रकोप आपकी फसल में दिखाई दे। किसान भाइयों के जो क्वेश्चंस हैं, जो परेशानी आ रही है, जो मुझे पूछते हैं, उसके आधार पर ये वीडियो है। तो ऐसी कंडीशन में एक किसान भाई ने हमें पूछा है कि 45-50 दिन की फसल है उनकी और वो पूछना चाह रहे हैं कोई भी आप जो है हर्बिसाइड बता दीजिए। इस समय किसी भी हर्बिसाइड का प्रयोग करना खतरे से खाली नहीं है। इस समय किसान भाइयों आलू का जो वेजिटेशन है उसको नुकसान पहुंचता है और हर्बिसाइड का प्रयोग न करके आप मिट्टी चढ़ाते समय ही आप निराई गुड़ाई का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर संभव हो। यदि संभव नहीं है तो आप वो मिट्टी चढ़ाएंगे तो उसके साथ ही जो भी खरपतवार है वो नालियों में खत्म हो जाएगी। अगर नाली के अंदर ही खरपतवार है तो आप जो है एक कट नोजल के द्वारा केवल नालियों में ही स्पेशली खरपतवार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पत्तियों पौधों पर ये खरपतवार नहीं जाए, क्योंकि इसके जाने से पत्तियां झुलसेंगी और कमजोर होंगी। और इधर जो मौसम का जो कन्वर्जन हो रहा है, कोहरा भी पड़ने वाला, अभी ठंड भी बढ़ेगी, ऐसी कंडीशन में कमजोर पत्तियों पर फंगस के अटैक का खतरा बढ़ जाता है और यहाँ पर रोग बीमारियां प्रारंभ हो जाती हैं। अब इस समय जब अगर बीमार पौधा हो जाता है तो हम पहले बीमारी को रोकने का काम करते हैं। उस समय हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व देने का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, क्योंकि अगर हम साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो हम उर्वरक दे रहे हैं उसके साथ अगर फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड देंगे तो उनका जो प्रभाव दोनों का ही एक दूसरे का प्रभाव कम हो जाता है। रोग आने पर किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल ही प्रतिबंधित है किसान भाइयों, अन्यथा रोग नहीं रुकेगा। सबसे पहले आपको रोग को ही रोकना है, उसकी रोकथाम करनी है। जब रोग आपका रुक जाए तब उसके बाद आपको फिर से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का या जो भी आप उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद करना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुछ किसान भाई यही गलती करते हैं कि इधर रोग आ चुका होता है फसल पर, रोग की रोकथाम के लिए आप फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो भी बैक्टीरियासाइड का प्रयोग कर रहे हैं, उधर आपने साथ में यूरिया या अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे दिया तो क्या होता है कि रोग को पूरी क्षमता के साथ नहीं रोक पाते और वो बढ़ता चला जाता है और इस तरह फसल बर्बाद हो जाती है। तो किसान भाइयों इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपको रोग आने ही नहीं देना है। उसके लिए आप जो है सबसे पहले प्रोटेक्टिव यानी प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए 40-42 दिन पर एक जो फंगीसाइड सिंपल मैंकोजेब ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का एक कॉम्बिनेशन आता है उसको ले सकते हैं। उसको आप ले लें 500 ग्राम करीब, और क्योंकि जड़ में भी कुछ समस्याएं दिखाई दे रही है इस समय तो उसके साथ 250 ग्राम थाइपोनेट मिथाइल ले लें। और कोई भी बैक्टीरियोसाइड यानी कि आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, वैलिडामाइसिन ले सकते हैं, या आप जो है आजकल जो छोटी छोटी पुड़ियों में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आती हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो इनका एक कॉम्बिनेशन बना के और थायोमेथाक्सम 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ ये का मैं डोज बता रहा हूँ, ये लेकर के और आप स्प्रे जरूर करना चाहिए, चाहे रोग नहीं आए तब। ये है सिंपल है और मैं समझता हूँ अभी तक मौसम साफ सुथरा था और रोग नहीं आएगा अगर आपने सही समय पर 40-45 दिन पर ये स्प्रे कर दिया है। इसके बाद किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, खरपतवार प्रबंधन का भी आपका काम हो गया है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय या नड़ाई गुड़ाई करते हैं उस समय जो स्टोलन होते हैं यानी कि जिसमें ट्यूबर्स बनते हैं, व्हाइट रूट जैसी दिखाई देती है, वो एक्चुअली स्टेम ही होता है, तना ही होता है, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचे इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि उसी पर जो है ट्यूबर्स बनेंगे और उसको क्षति पहुंचेगी तो वो ट्यूबर्स की संख्या आप में फर्क पड़ेगा, कम आएगी। तो इस तरह से किसान भाइयों मिट्टी चढ़ाने के का काम करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद हल्की सिंचाई कर देनी है। अब हम बात करते हैं कीट और रोगों का प्रबंधन, उसके बारे में मैंने बता दिया है। फफूंदनाशक बढ़िया सा कोई भी आप ले सकते हो। पहली बार में आप मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम और ये थाइपोनेट मिथाइल, वैलिडामाइसिन और जो थायोमेथाक्सम, इनका प्रयोग कर लें। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, यहाँ कोई कंपनी का प्रचार या कुछ नहीं है। आप जो जिस भी ब्रांड का मिल जाए, अच्छा ब्रांड हो, लोकल नहीं हो, इसका ध्यान रखें, आप इसका स्प्रे कर दें। इसके बाद प्रत्येक 15 दिन के आसपास अगर स्वस्थ फसल है,
कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं है तो 15 से 20 दिन के बाद पुनः दोहराएं। लेकिन इस पहली बार आपने मैंकोजेब कार्बेंडाजिम कर लिया है तो दूसरी बार एक स्प्रे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बहुत सारी ब्रांड के आते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी अवश्य रूप से करना चाहिए। उसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ कीटनाशक मिलाने की आवश्यकता नहीं है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ किसान भाइयों किसी भी प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलाना नहीं चाहिए यथासंभव। बाकी अगर स्वस्थ फसल है तो कभी कभी किसान भाई प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन प्रयोग अगर कर रहे हैं आप तो एक बात कंपेटिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एक वाइट बोतल में कांच की या प्लास्टिक कुछ भी ले सकते हो, सारी चीजों को मिला करके अच्छी तरह हिलाने के बाद रख दें। उसमें कलर का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, गैस नहीं बननी चाहिए और किसान भाइयों फटना भी नहीं चाहिए। 3 काम नहीं हो रहे तो आप उसको कभी कभी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद किसान भाइयों जो आपको कुछ किसान भाइयों के खेतों में जड़ों में स्कैबीज, यानी कि जो उसको बोलते हैं चेचक, उसकी जैसी बीमारी का प्रकोप दिखाई देता है। वो किसान भाई आपकी अगर मिट्टी का पीएच, निश्चित रूप से स्कैबीज ज्यादा पीएच में आती है, पीएच ज्यादा हुआ तो फिटकरी का डेला भी 4-5 किलो लेकर के सिंचाई के स्थान पर आप रख दें, कपड़े में बांध करके उसको चलने दें, वो ले सकते हैं, इससे पीएच कंट्रोल होगा। इसके अलावा कॉपर सल्फेट 500 ग्राम और 500 ग्राम चूना बराबर मात्रा में अलग अलग घोल बना करके मिक्स करके किसी टोटी या किसी थर्मस में ड्रिप करके थोड़ा थोड़ा चलने दें। इतना प्रति एकड़ में आपको यूज करना है। एक बार ये आप 40, 45, 50 दिन पर इसका कर लें। एक बार शुरुआती दौर में कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं तो आप इसके बाद आप फिर 60-70 दिन पर कर सकते हैं। तो ये भी आपके जड़ों संबंधी रोगों से सुरक्षा करता है, स्कैब को बढ़ने से भी रोकता है, तो और उसके बाद मिट्टी के पीएच को नियंत्रित करता है। तो इसका भी अच्छा काम। कैल्शियम हम साथ में दे रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं उसके पीएच को, तो कैल्शियम आपके पौधे, आपके ट्यूबर्स की जो कोशिका भित्ति यानी कि ऊपर जो छिलका आएगा उसको मजबूत बनाएगा, रोगों से सुरक्षा करेगा। इसके साथ किसान भाइयों बोरोन का प्रयोग हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में स्प्रे में करना है। वहां वो बोरोन आपके जो ट्यूबर्स की साइज को मेंटेन करता है। तो बहुत सारे काम है, इनके बारे में हम अलग अलग वीडियो दे चुके हैं, आप उनको भी अच्छी तरह से एक बार देख सकते हैं। तो यहां पर किसान भाइयों जो इसके बाद हम 60 दिन के आसपास जो विशेष आवश्यकता होती है वो पोटेशियम तत्व की होती है और फास्फोरस की भी हल्की फुल्की आवश्यकता होती है। फास्फोरस हम और पोटेशियम दोनों ही हालांकि हम बेसल डोज में दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर NPK 0050 का 60-70 दिन पर आगे स्प्रे करना होता है। उसके बारे में हम बाद में आपको जानकारी देंगे। अगर किसान भाइयों आपकी जो वेजिटेशन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रहा है और ट्यूबर्स का निर्माण उसके कंपैरिजन में नहीं हो पा रहा है तो आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी प्रयोग, मैविक्वेट क्लोराइड है उसका प्रयोग यथासंभव कर सकते हैं। उसके लिए जो हम अलग से वीडियो आपको दिया हुआ है उसको आप जरूर देख लें। तो यहाँ पर 60 दिन के आसपास ही हमें 50 से 60 दिन पर ही हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग भी करना उचित रहता है। इसी के साथ ही किसान भाइयों कैल्शियम क्लोराइड, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, कैल्शियम क्लोराइड का एक स्प्रे अगर आपने कैल्शियम की मात्रा या आपने SSP भी नहीं दिया था बेसल डोज में, तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का एक स्प्रे भी कर देना उचित रहता है। इस तरह से किसान भाइयों आप 40 से 60 दिन पर बेहतर तरीके से अपनी फसल की देखभाल कर सकते हैं, रोगों से बचाव भी होगा। आपको पहले क्यूरेटिव जरूर करना है। अगर रोग आ गया है किसान भाइयों तो उस समय आपको सारी चीजें छोड़ करके केवल प्रोटेक्टिव रोग के अनुसार फंगिसाइड का, अच्छे फंगिसाइड का प्रयोग करना है। उसके साथ एंटीबायोटिक ले सकते हैं, कीटनाशक की उस समय आवश्यकता नहीं होती है। एक फंगिसाइड और एक कीटनाशक दोनों भी एक दूसरे के प्रभाव को थोड़ा बहुत कम करते हैं। तो इसलिए अगर फंगस का अटैक है, जैसे ब्लाइट वगैरह आ जाती है, कोहरा पड़ता है उस समय, तो स्पेशली ब्लाइट के लिए ही आप केवल फंगिसाइड का प्रयोग करें। अन्य चीज़ों का उसमें मिलाना या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिलाना या कोई जो आप NPK वगैरह मिलाना वो काम न करें। जिससे क्या हुआ किसान भाइयों, फसल के पर आने वाले रोग की रोकथाम बेहतर तरीके से होगी। अगर आप सारे काम एक साथ करना चाहेंगे तो कोई भी काम पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो मैं समझता हूं आपके लिए आज का वीडियो जरूर सार्थक रहा होगा और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।